हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो क्या कहते हैं अरुण सर, आप अब जब सारी तस्वीरें साफ हो चुकी हैं तो निदा फ़ाज़ली की जो ये शेर है वो कितना सटीक बैठ रहा है इस पे? खासकर इसको हरियाणा के संदर्भ में मैं कहूँगा, जी। कल तक जिस तरह से तस्वीर उभर रही थी, हुँ। तो उस तरह से अगर अब हम लोग इस शेर को जो है उस नज़रिए से देखने की कोशिश करें कई एंगल से, जी। तो जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे कल आ रहे थे, उसके पहले जो आए थे 5 तारीख को, और 2 दिन कांग्रेस पार्टी ने उन नतीजों को जिस तरह से एन्जॉय किया था। सेलिब्रेट हाँ। किया मैं कहूँगा, हाँ। तो सेलिब्रेट किया तो उसके बाद आज सुबह भी उन लोगों ने उस बात को ही आगे रखा, और जब थोड़ी-सी तस्वीर बदली, हुँ। तो उसके बाद रियलिटी का एहसास हुआ कि नहीं, ऐसी तस्वीर नहीं थी, तो एग्ज़िट रियलिटी पोल कुछ को भी और थी। देखना तो 8-10 बार देखना, ये आप सुबह से ही कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में भी जो विधानसभा के दिसंबर में रिज़ल्ट आए थे, उसमें भी इस तरह की चीज़ें मिली थी। लेकिन अभी हम लोग ये अगर बात करें कि हरियाणा में एक तरफ जब एग्ज़िट पोल में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, लेकिन भाजपा ने हैट्रिक मार दी है। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये हार के कारण क्या हो सकते हैं देखिए, कांग्रेस के? हरियाणा बहुत क्रूशल इलेक्शन था कांग्रेस के लिए। हुँ। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म की थी, क्योंकि 10 साल के बाद वो पहली बार 99 सीट्स जीते थे। हुँ। उस परफॉर्मेंस के बाद में उनका जोश जिस तरह से हाई था, जी। उसके बाद में इन इलेक्शंस में और लोकसभा इलेक्शन में आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में पिछले 2 टेन्योर से बीजेपी 10 की 10 सीट जीत रही थी। हुँ। उसके बाद में उन्होंने आधी सीट पे बीजेपी को जिस तरह से रोका था, जी। लेकिन उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ भी अलायंस किया हुआ था, हुँ। एक सीट उसको भी दी थी। हुँ। लेकिन जब लोकसभा के बाद में जब असेंबली इलेक्शन हुआ, तो शायद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के समय, इसको पहला रीजन मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने शायद कमतर आंका, क्योंकि हुँ। उस एनालिसिस को हम लोग देखते हैं, लोकसभा वाली विनिंग सीट और उसका जो असेंबली सेगमेंट्स में जो अपवर्ड ट्रेंड, हुँ। तो उसमें तकरीबन 40 प्लस सीट दिखती थी, 46 के आसपास। हुँ। उसमें से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी का भी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा था। हुँ। तो हुँ। अगर हुँ। जैसे हरियाणा में जो इस समय मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी का हुँ। तकरीबन 2%, 1.75% के आसपास उनका वोट बैंक दिख रहा है। जी। वो बहुत क्रूशल वोट बैंक हो गया, जहाँ हुँ। पर कि कम, मैं कुछ एक सीट को छोड़ दूं, जैसे कि हुड्डा साहब 70,000 के मार्जिन से जीत गए, तो एक तरफा मामला है, वो उनकी अपनी इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पे आप देखेंगे कि वोटिंग विनिंग मार्जिन जो है बहुत कम है। हुँ। तो उस स्थिति में ये जो आम आदमी पार्टी के साथ इन लोगों ने अलायंस नहीं किया, हुँ। 10 से 15 सीटों पे अलायंस होने की जो बात हो रही थी, जी। उसको इन्होंने जो तरजीह नहीं दी, उसका वो भी एक कारण है, हुँ। जिसकी वजह, अदरवाइज ये 2% वोट, तकरीबन 2% वोट जो स्विंग करता, तो मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल होता, पहली बात। हुँ। और दूसरी बात, मेरा मानना है कि जो इन लोगों ने नैरेटिव बनाया, किसान, पहलवान और जवान की बात, जी। वो नैरेटिव जो है लोगों के साथ में उस तरह से सिंक नहीं हो पाया। हुँ। अदरवाइज जो है पहलवान वाले मुद्दे पर वो विनेश फोगाट जीत तो गई हैं, हुँ। लेकिन पूरे यूं कहा जाए कि पूरे जो हरियाणा में एक मैसेज चला जाना कि महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो जो इन लोगों ने उसको इमोशनल बनाने की कोशिश की, हुँ। वो इमोशनल इश्यू बन नहीं नहीं, पाया। नहीं, मुझे जी। लगता है कि वो शरण सिंह के खिलाफ ब्रिजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो ये इन्होंने उसके पहले ओलंपिक के पहले जो प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे, उसको लेके था कि भाई वो इस तरह से करते हैं और उसको बड़ा मुद्दा बनाया गया था क्योंकि सारे बड़े पहलवान जो हरियाणा से तो थे। वही वही उसी जी, बात को जी। मैं कह रहा हूँ कि जी। जिस तरह से उनको उस मुद्दे को इन लोगों ने इमोशनल इशू बना के चाहा कि वो जो लोगों की साइकी में घुसे, हुँ। और हरियाणा में जिस तरह से खेलों को और प्लेयर्स की संख्या बहुत, हर परिवार में कोई ना कोई कुछ ना कुछ गेम खेल ही रहा है, जी। तो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, उसको उसको इमोशनल कार्ड बनाने की कोशिश की, उस कार्ड को प्ले करने की कोशिश की, वो कार्ड नहीं चल पाया। हुँ। आपने देखा होगा जवानों की बात हुई, तो जवानों में जो आपने देखा अग्निवीर योजना, जी। अग्निवीर योजना को उन्होंने कहा हम पक्की नौकरी देंगे, यानी हुँ। बीजेपी अगर शॉर्ट टर्म जो वो जो नौकरी दे रही है,
तो उसको हम लोग परमानेंट जैसे कि पहले वाली व्यवस्था थी उस तरीके से करेंगे। लेकिन उसका काट बीजेपी ने चल दिया कि हम सब स्टेट गवर्नमेंट में आपको रिजर्वेशन देंगे, सेंट्रल फोर्सेज जो है उसमें रिजर्वेशन दे देंगे, वहाँ से लोग रिटायर होके आएंगे क्योंकि वो लोग ट्रेंड होंगे, यंग भी होंगे। उसके बाद में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में कहा कि आप अगर वो कुछ अपना काम करना चाहेंगे तो हम फ्री ऋण दे देंगे। तो इस तरह से बीजेपी ने उसको भी काट दिया। तीसरा बड़ा जो नैरेटिव उन लोगों ने कोशिश किया, किसानों का मुद्दा। किसानों का मुद्दा जो है, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव ही था, किसान का अगर बड़ा आंदोलन होता तो उसका घर घर पे यानी यूं कहिए कि पूरा असर पड़ता, लेकिन किसान का मुद्दा जो है वो इशू अब वो इशूलेस हो चुका तो है। क्या कह सकते हैं कि भारतीयों को अक्सर कहा जाता है कि भूल जाने की आदत होती है, तो क्या वो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे और जो पिछले 10 साल से मोदी सरकार ये कह रही है कि हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, और उन्होंने 370 का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो या ऐसे कई और मामले हैं, चाहे तलाक का मुद्दा रहा हो, तो ये सब करके क्या इन्होंने इतना विश्वास हर जगह जमा लिया है कि मनोहर लाल खट्टर के बारे में जो कहा जा रहा था कि उनकी अलोकप्रियता या उनके कुछ क्लिपिंग्स ये लोग उनका विरोधी खेमा जो बढ़ा देता था, मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरी पार्टी के लोग, लेकिन विरोधी खेमे के लोग बहुत तरीके की उनकी क्लिप्स को आगे बढ़ाया, और पिछले दिनों भी एक क्लिप उनकी आगे आई थी कि हिसार सीट से भले ही भाजपा की सरकार बन जाए लेकिन हिसार सीट हारने जा रही है, और मनोहर लाल खट्टर ने अपने ही अंदाज में उस बंदे को बाहर कर दिया था ये सीट। ये देखिए, मतलब ये इंडिविजुअल बिहेवियर की बात है, लेकिन हाँ, मनोहर लाल खट्टर की 2 टेन्योर में जो सरकार रही जी, उसमें कोई ना स्कैम ना करप्शन इस तरह की बात नहीं आई। हाँ, जनता खर्ची जो पर्ची की जो बात होती है वो भी सामने नहीं आई। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो जो कांग्रेस के टाइम में हुड्डा साहब की सरकार 2 टेन्योर रही तो उसमें जी, पर्ची खर्ची आता था। पर्ची खर्ची यानी कि जो है पर्ची लिख दी जाती थी और उसके बाद खर्च यानी उसके साथ एक मुश्त जो 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 फंड हुआ करता था वो देना पड़ता था, साहब कितना पैसा आप देंगे तो आपकी नौकरी पर मिल जाएगी। तो इस तरह का ये करप्शन जो हुआ करता था, उस करप्शन को बीजेपी ने एक्सपोज किया और कहा कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से जॉब देंगे। तो बहुत सारे युवाओं को, भले ही वो 1.5 लाख ही संख्या आती है कि 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट तरीके से मिला। तो उससे एक तरह से ट्रांसपेरेंसी पे लोगों का विश्वास कि साहब हम प्रयास कर रहे हैं, हमको भी मिलेगा, हमें हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस मैसेज को जो है स्ट्रांग तरीके से जनता के बीच में पहुंचाना, ये बड़ी बात है। इसमें इसमें बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक क्रूशल रोल हो जाता है। उन लोगों ने ये, और प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि ये लोग आएंगे तो ये लोग जो है करप्शन फैलाएंगे, और उन्होंने जो एग्जाम्पल, इस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। अगर फ्रीवीज की जनता में बात की जाती है तो जनता ये समझने लगी है कि, मुझे जो लगता है इन सब परिणामों को देखकर, कि जनता के बीच में ये मैसेज अब जाने लगा है कि साहब फ्रीवीज अनाउंसमेंट तो हो जा रहा है, लेकिन उसका उसका जो है वो उस पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता है। जैसा कि आपने देखा हिमाचल में भी हुआ, कांग्रेस की सरकार ने वायदे तो बहुत किए, लेकिन वो जो है सैलरी देने के भी पैसे नहीं। दिवालियापन की तरफ बढ़ने जी, लगी। जी, जी, उसी तरह से कर्नाटका में भी उसी तरह के बवाल देखने को मिले। जी, तो ऐसा नहीं है, प्रो पीपुल जो फ्रीबीज है उसका इम्पैक्ट जो है तभी पड़ पाएगा जब उसके साथ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी होगी। बीजेपी ने इन सब प्रोग्राम्स को जो है जनता के बीच में एक्सपोज कर दिया। और दूसरी बात इंटरनल फ्यूड की बात है, एक बहुत बड़ा कारण हुआ उसमें जो है जाट डोमिनेंस वर्सेस जो दलित वोटों की बात आ गई, शैलजा वर्सेस जो जो हुड्डा साहब की जो राइवलरी है पार्टी में, वो भी सामने आई। मुझे लगता है कि एक वर्ग खामोश हो गया तो दूसरे वर्ग को उसका खामियाजा भुगतना मुझे पड़ा। लगता है कि हुड्डा परिवार जो है या बाप बेटे की जोड़ी जो थी वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, और उन लोकसभा चुनाव से जिस तरह से उनको बढ़ाया जा रहा था या जिस तरह से वो कह रहे थे कि ये 5 सीट जो हम जीत के आए हैं वो उसका उसका सारा दारोमदार या कहें सारी फतह वाली जो कोशिश थी वो हुड्डा साहब ने अपने दोनों के ऊपर रख ली और शैलजा को बिल्कुल साइड कर दिया, और शैलजा की जो खामोशी थी उसने जो है क्या ये कमाल दिखा दिया कमाल और क्या, यूं कहेंगे कि हम जो हार का कारण बने। वो हार का कारण ही, मुझे लगता है एक मेजर फैक्टर जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी मंथन करेगी, जी, उसमें भी एक कारण हो सकता है। और रही बात, अभी मैं कहूँगा कि जैसे कांग्रेस ने अभी मॉर्निंग यानी 11-12 बजे के बाद कहना शुरू किया कि जो डेटा अपडेट या फिर जो परिणामों को बहुत धीमे दिखाया जा रहा है, तो उसमें अभी इलेक्शन कमीशन की साइट पे आप देख ही रही हैं कि उसमें जो है अभी 22 सीट पे जो है बीजेपी 20 सीट पे लीड लीड कर कर रही रही है, है। बिल्कुल, बिल्कुल, 29 सीट पे जीत चुकी तो है, मतलब जीत हर चुकी है, लेकिन 20 सीट ये बहुत क्रूशल है क्योंकि 28 पे जो है कांग्रेस भी जीती हुई है। जी, जी, तो जो नेक एंड नेक कंटेस्ट चल रहा है जी, उसमें जिसमें लीडिंग है, अगर उसमें 1000 या 2000 का अंतर है
तो वो कांग्रेस के लिए बहुत सुकून देने वाली बात इस तरह से मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उन 10 जो डिसाइसिव सीट होंगी उसमें हो सकता है पलड़ा उनकी तरफ आ जाए। तो अभी भी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हार के कारण एक तरफा इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन लोगों का जो ज़्यादा जोश दिख रहा था उसकी वजह से उनके फेवर में होते हुए नहीं दिख पाया, क्योंकि एक तरफा चुनाव नहीं हुआ है, कट नेक एंड नेक कंटेस्ट हुआ है। नेक एंड नेक कंटेस्ट में ही देखिए जो जिस तरह से मत प्रतिशत की मैं बात कर रहा था कि 40 के आसपास दोनों पार्टियों को मत प्रतिशत मिला हुआ है, उसमें अगर वो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जाते तो वो उनको पॉजिटिव होता। तो इसीलिए उसको मैं भले ही वो 2% के आसपास है, लेकिन उसको मैं एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूँ, जिसकी वजह से अदरवाइज ये जो परिणाम है शुरुआत से ही दूसरे ढंग से दिखाई पड़ते हैं। इसको यूपी के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ सकते हैं कि यूपी में अगर भाजपा के सिर्फ अयोध्या सीट की बात करें तो सीट परसेंटेज, अगर वोट परसेंटेज नहीं बदले थे भाजपा और कांग्रेस की सीट का, चूंकि सपा जुड़ गई थी कांग्रेस के साथ तो अवधेश पासी की जीत हो गई। अदरवाइज जो उनके कंटेंडर थे भाजपा के लल्लू सिंह, उनके दोनों के वोट परसेंटेज में बहुत डिफरेंस नहीं था। तो आप क्या इसको ये जोड़ पा रहे हैं इस चीज से कि देखिए जो परंपरागत वोट बैंक, जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन जो है समाजवादी पार्टी के साथ में था, और जो माइनॉरिटी वोट बैंक भी इस बार जो है ज्यादातर कांग्रेस के साथ में जा रहा था या समाजवादी पार्टी के साथ में, तो उस वोट बैंक के ब्लॉक में स्प्लिट न हो, ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में तो अपनाई थी जिसका उन्हें फायदा मिला, लेकिन उन्हें शायद हरियाणा में उनके साथ ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि साहब ये तो नेचुरल तरीके से उनके पास आ ही रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ रीजन में जहां पर समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही थी कि उनको अहिरवाल रीजन में कुछ सीट दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने शायद उनको मना ही कर दिया। नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे ना हुड्डा जी। हुड्डा जी को तो लग रहा था कि भाई हम जीत जाएंगे, और देखिए रात तक ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन सुबह में जब 10 बजे के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई और उनको लगा कि भाई ये तो भाजपा ही जीते मतलब लगातार लीडिंग पोजीशन है ना, तो उसके बाद उन लोगों ने आरोप भी लगाना शुरू किया। कहाँ अब ईवीएम से हटके वो इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़े। अभी भी बहुत बुरा नहीं है अगर मैं देखूं। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि अगर 30 सीट बीजेपी जीत गई है तो इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार 29 सीट कांग्रेस भी जीती है, और 19 सीट पे लेकिन बीजेपी लीडिंग है। 19 सीट पे लीडिंग होने का मतलब है कि 10 सीट का अंतर है। 10 सीटों में अगर मैंने कहा ना विनिंग मार्जिन कम होता है और उसमें फेरबदल होती है तो कांग्रेस के फेवर में ही जा सकता है, या यूं कहे कि फिर वो जो 46 का जो मेजॉरिटी मार्क है उसके आसपास यानी 40 के पास हो सकता है कांग्रेस आ जाए, 46 बीजेपी चली जाए, या 44 बीजेपी आए, 42 के आसपास कांग्रेस आ जाए। इस तरह का भी सिनारियो इमर्ज हो सकता है। उस समय फिर जरूरत पड़ेगी आईएनएलडी और जो अदर्स 2-3 सीट जीत रहे हैं, इन लोगों का रोल क्रूशल हो जाएगा। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अभी हम लोग फाइनली नहीं कह सकते कि बीजेपी 49 जीत ही जाएगी, क्योंकि जो अभी जिसपे जो 19 सीटें पे ट्रेंड्स आ रहे हैं, इसमें हो सकता है कि विक्ट्री मार्जिन कम हो और वो किसी एक खेमे में कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं। तो कांग्रेस का नेक एंड नेक कंटेस्ट चल रहा है और कुछ सीटें बहुत क्रूशल हो सकता है, फाइनल 5 सीटें बहुत क्रूशल हो जाएं। इस तरह का भी सिनारियो हो सकता है। मैं ये भी देख रही हूँ अरुण जी कि भाजपा 30 सीट पे भले ही जीत चुकी हो, लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो हरियाणा का जो एग्जिट पोल था उसमें उन्होंने आईएनएलडी को ना 2 से 5 सीटें दी थी और 2 सीटों पे आईएनएलडी जीत चुकी है। तो मुझे लगता है, और या इंडिपेंडेंट को भी अगर आपको ध्यान हो कि उन्होंने 2 से 3 और 5 तक वो गए थे। कुछ जो एग्जिट पोल की एजेंसियां थी उन्होंने एग्जिट पोल में 5 तक जिताया था, किसी ने 1 जिताया था, किसी ने 2 जिताया था, और अभी तक अगर हम देखें तो 2 सीटों पे जीत चुकी है प्राइवेट और इंडिपेंडेंट, और 1 पे लीडिंग चल रहे हैं। तो एग्जिट पोल को इस तरह से भी दरकिनार करना मुझे लगता है कि अदर्स को उन लोगों ने, हम लोग पोल की बात करें तो तकरीबन 6 सीट उन लोगों ने दी थी। तो 6 सीट दी थी तो उसमें से 3 जो है मैं देख रहा हूँ 3 की तरफ इंडिपेंडेंट बढ़ रहे हैं जीतते हुए। 2 उसमें जीत चुके हैं, 1 पे लीड कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि सबसे उस समय बात ये हो रही थी उसके पहले कि इंडिपेंडेंट जो है खेल बिगाड़ सकते हैं। हो सकता है इंडिपेंडेंट्स ने जीत तो गए, इसका मतलब अगर वो 3 पे जीतते हैं तो साथ में हो सकता है जैसा कि 15 सीट बहुत क्रूशल हो गई थी तो उसमें से उन्होंने कुछ जगहों पर कांग्रेस को डेंट किया है, कांग्रेस को जो प्रभावित किया है, क्योंकि इसमें कुछ रिबेल कैंडिडेट भी हैं,
कुछ जगहों पर जो इंडिपेंडेंट बहुत प्रभावित थे, जी। तो उन सब जगहों पे जो है कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है। शायद हो सकता है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो है कॉन्फिडेंस की वजह से जो है थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, अदरवाइज उनकी स्ट्रैटेजी मोर और लेस काम की, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर मान रहे थे, वो फैक्टर उतना चल नहीं पाया, अदरवाइज ये एक तरफा हो सकता था। अच्छा, जी। चलिए ये तो बात हो गई हरियाणा की। अ, जम्मू कश्मीर को लेके आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी एग्जिट पोल ने तो उन्हें भी हरा दिया था और वहां जम्मू कश्मीर में बिल्कुल जो भाजपा है है एग्जिट ना। पोल का जो मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो भी एजेंसीज थी, उन लोगों ने जो लोगों का पल्स जो है वो महसूस कर लिया था। महसूस कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग जो है इस समय जो चल रहा है वहाँ पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप कर रही है जी वैली में, जी वो मोर और लेस सही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 41-42 सीट पे अपने अकेले के दम पे स्वीप कर रही है, उन्होंने वैली रीजन को पूरी तरह से स्वीप कर लिया है। और सबसे बड़ी और बात ऐसा है, कह भी रहे थे वहां के जानकार भी, या अंडर करंट जो चीजें चल रही थी कि भाई वो चीजों को बदलता हुआ तो लोगों ने पसंद किया था, लेकिन वो बदलाव एक्सेप्ट बीजेपी के फेवर में नहीं नहीं गया। नहीं गया। जी उन लोगों ने जो है अपने लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफर किया, जी। शायद यही कारण है। हम्म, और वो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो साइकी है, जो वहाँ की जो जो कश्मीरियत जिसको लोग कहते हैं कि जमहूरियत में हम कश्मीरियत को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम्म, तो कश्मीरियत उनके साथ बहुत बहुत एक तरह से सेंसिटिव पॉइंट है, जो कि 370 के साथ में वो और सेंसिटिव हो गया। हम्म, शायद इसी वजह से उन लोगों ने जो है बिल्कुल एक तरह से एक तरफा डिसाइड किया कि इस जो है इस जो सेंटिमेंटली जो हर्ट हुए थे, उसका कहीं न कहीं से हमें एक तरह से उसको बराबर करना है, तो उन्होंने वोटों के जरिए जो है बीजेपी से उसकी कसर निकाल ली, आप लेकिन कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मतलब एग्जिट पोल इस मामले में तो मुझे बहुत सही नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने 25 से 30 सीटें दी थी, तो 29 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत चुकी है। मतलब मोर और लेस उन लोगों ने जो पिछली बार 25 सीट पे कांग्रेस बीजेपी जीती थी, जी और सभी सीटें उनकी जम्मू रीजन से ही हुआ करती थी, जी तो वहाँ मोर और लेस उन्होंने वो रिपीट किया है। जी लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि 2 सीटें हैं, जैसे आपने देखा होगा श्रीनगर और उसके बाद ईदगाह सीट थी, वहाँ जी से भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। जी वो बहुत क्रूशल सीट थी, लेकिन वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई है, वो उन लोगों का गढ़ भी हुआ करता था। जी लेकिन वहाँ की पॉजिटिव बात यह है कि वहाँ पर जिस जगह पे लोग वोट नहीं देना चाह रहे थे, जी मात्र 28% जो टर्नआउट हुआ था, वो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। भले ही वो बीजेपी के फेवर में नहीं गया, लेकिन लोग बाहर आए और वोट किया। सोपोर की मैं बात करूंगा, सोपोर में जो है मुझे लगता है कई दशक से लोगों ने वोट ही नहीं किया था, वो शायद 2-3% वोटिंग होती थी, उसमें वहाँ पर 40+ % जो है टर्नआउट हुआ है। जी ये सब बहुत पॉजिटिव पॉइंट हैं। और मैं एक खास सीट का नाम लेना चाहूँगा, बारामुल्ला में जो गुरेज सीट है, वहाँ पर बीजेपी मात्र 1000 से हारी है। और 1000 से हारने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उन लोगों ने इनरोड कर लिया है। उनकी पार्टी को, बीजेपी को भी लोग वोट दे रहे हैं, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जी और जी सबसे आश्चर्यजनक बात है जो आम आदमी पार्टी का खाता खुलना डोडा से, जी जो वहाँ के जो महराज मलिक हैं, उनका खाता खुला है। ये भी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन वो तो इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस की बात है कि साहब वो वहाँ के प्रभावी व्यक्ति थे, उनको आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़े और उन्होंने आम आदमी पार्टी की झोली में वो सीट दे दी। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए एक मॉरल विक्ट्री है, और उनकी पार्टी के काडर का एक्सपेंशन जी 5वें स्टेट में हुआ है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी आप अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो वो हरियाणा की हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। नहीं, मैंने कहा ना अभी नेक एंड नेक चल रहा है, जो 20 सीट लेकिन में। वो तो सीधा हार की तरफ, मतलब चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित बता रहे हैं जयराम रमेश। नहीं, वो इसलिए बता रहे हैं कि आपने अभी, हम लोग ईसीआई की साइट पे देख रहे थे कि जी किन 20 सीटों पर तकरीबन अभी भी जो है, जी अभी भी बीजेपी लीडिंग है। लेकिन वो लीड का मुझे लगता है जो लीड का रेशियो होगा, वो शायद कम कम वोटों के अंतर से है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी अभी उसको स्वीकार नहीं कर पा रही। इस तरह के रीजन हो सकते हैं। तो जी। जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। ऐसे ही और सवालों के लिए अगला हम लोगों का पड़ाव होगा झारखंड और महाराष्ट्र। आपको क्या जानना है, हमारे कमेंट बॉक्स में आएं और ज़रूर बताएं। देखते रहिए India.com।